जरा एक डरावना सवाल सोचिए। अगर आपकी इनकम अगले महीने से बंद हो जाए तो क्या आपकी जिंदगी रुक जाएगी? और अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाए तो क्या आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सच में खत्म हो जाएंगी? क्योंकि बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी महीने के आखिर में वही सवाल पूछते हैं, पैसा आया कहां से था और गया कहां? लेकिन असली सवाल शायद ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। असली सवाल है कि क्या आपकी सोच आपको उस जिंदगी तक ले जा रही है जो आप चाहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सक्सेस चाहते हैं, लेकिन जब कोई मुश्किल आती है तो हमारा दिमाग तुरंत कहता है, छोड़ो यार, शायद मेरे बस की बात नहीं है। हम गोल बनाते हैं, फिर 2 दिन मोटिवेशन में काम करते हैं, तीसरे दिन थोड़ा थकते हैं और चौथे दिन हमारा गोल बेचारा हमें ही ढूंढ रहा होता है। लेकिन अगर सक्सेस सिर्फ मेहनत करने से मिलती तो हर मेहनती इंसान आज सक्सेसफुल होता। तो फिर फर्क कहाँ है? क्या फर्क हमारी सोच, डिजायर, बिलीफ और लगातार एक्शन में हो सकता है? यही सवाल हमें लेकर आता है नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं करती, ये हमें ये समझने की कोशिश करती है कि क्या हमारी सोच हमारे एक्शंस को बदल सकती है? क्या एक क्लियर गोल इंसान को मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ा सकता है? क्या डिजायर और परसिस्टेंस सक्सेस की जर्नी में इतना बड़ा रोल निभाते हैं? लगातार सोचते हैं, उसके लिए लगातार एक्शन लेने की ताकत भी अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। आज की इस हिंदी बुक समरी में हम थिंक एंड ग्रो रिच की पावरफुल आइडियाज को आसान भाषा और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। हम जानेंगे डिजायर को गोल में कैसे बदलें, फेथ और बिलीफ का क्या रोल है, फेलियर के बाद वापस कैसे खड़े हों, परसिस्टेंस क्यों जरूरी है, मास्टरमाइंड कॉन्सेप्ट क्या है, और सबसे जरूरी, अपने बड़े गोल के लिए लगातार एक्शन लेने की माइंडसेट कैसे डेवलप करें। लेकिन एक बात याद रखिए, ये कोई ऐसी जादुई किताब नहीं है कि इसे सुनते ही अगले दिन आपके बैंक अकाउंट में नोटिफिकेशन आए, कंग्रेचुलेशंस, आप अमीर हो गए हैं। काश ऐसा होता। हम सब रात में किताब सुनते और सुबह उठकर बैंक बैलेंस देखकर कहते, भाई कमाल कर दिया। लेकिन इस किताब की असली ताकत शायद किसी मैजिक में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप अपनी सोच को किस तरह अपने गोल्स और एक्शंस के साथ जोड़ते हैं। और आगे हम एक ऐसी पावरफुल आइडिया पर पहुंचेंगे जो ये सवाल उठाती है, अगर आपके पास कोई बड़ा सपना है लेकिन आप खुद ही उस पर विश्वास नहीं करते, तो क्या आप उसे हासिल करने के लिए लंबे समय तक एक्शन ले पाएंगे? यही सवाल थिंक एंड ग्रो रिच की पूरी जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाता है। इसलिए इस समरी को सिर्फ सुनिए मत, अपने किसी एक बड़े गोल के बारे में सोचते हुए सुनिए। हो सकता है इस किताब की कोई एक आइडिया आपको अपने उस गोल के लिए पहला कदम उठाने पर मजबूर कर दे, जिसे आप काफी समय से टाल रहे हैं। और अगर आपको मनी, सक्सेस, माइंडसेट, हैबिट्स और पर्सनल डेवलपमेंट से जुड़ी ऐसी प्रैक्टिकल हिंदी बुक समरीज पसंद हैं, तो क्विक रीड्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ किताबों की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि किताबों की पावरफुल आइडियाज को आपकी जिंदगी से जोड़ना है। तो चलिए अपने सपनों को सिर्फ सोचने से आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं नेपोलियन हिल की लेजेंडरी बुक थिंक एंड ग्रो रिच की पहली पावरफुल सीख। चैप्टर 1, डिजायर, इच्छा ही शुरुआत है। अगर सिर्फ अमीर बनने की इच्छा करने से पैसा मिलता तो आज हर चाय की दुकान पर बैठा आदमी करोड़पति होता। एक आदमी सुबह उठकर बोला, मुझे बहुत अमीर बनना है। फिर वो सो गया। शाम को उठा और बोला, अरे यार, अभी तक अमीर क्यों नहीं हुआ? यही फर्क है सिर्फ इच्छा करने और ऐसी डिजायर रखने में जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच का पहला बड़ा सबक है, सिर्फ इच्छा मत रखिए, ऐसी इच्छा रखिए जिसके लिए आप एक्शन लेने को तैयार हो। नेपोलियन हिल एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताते हैं जिसका नाम था एडविन सी बार्न्स। बार्न्स के पास न बड़ी दौलत थी, न कोई खास पहचान और न ही थॉमस एडिसन के साथ काम करने का कोई कनेक्शन। लेकिन उसके मन में एक बहुत स्पष्ट इच्छा थी, वो थॉमस एडिसन का बिजनेस एसोसिएट बनना चाहता था। ध्यान दीजिए, वो ये नहीं सोच रहा था कि काश मुझे एडिसन के ऑफिस में कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए। उसका लक्ष्य था, मैं एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनूंगा। अब समस्या ये थी कि उसके पास एडिसन तक पहुंचने के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन डिजायर इतनी मजबूत थी कि उसने रास्ता खोजने का फैसला किया। वो एडिसन के पास पहुंचा। उसके कपड़े साधारण थे, जेब लगभग खाली थी, लेकिन दिमाग में एक तस्वीर बिल्कुल साफ थी। वो खुद को एडिसन का बिजनेस पार्टनर मान चुका था। समय लगा, मुश्किलें आईं, लेकिन अंत में बार्न्स को एडिसन के साथ काम करने का मौका मिला और उसने अपने लक्ष्य को वास्तविकता में बदल दिया। हमारी इच्छा इतनी जल्दी क्यों मर जाती है? यही जगह है जहां हम में से ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हम कहते हैं, मुझे बिजनेस करना है, फिर थोड़ी मुश्किल आती है, छोड़ो, नौकरी ही ठीक है। हम कहते हैं, मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है,
पहले वीडियो पर व्यूज कम आए, एल्गोरिदम ही खराब है। हम कहते हैं मुझे पैसे बचाने हैं, फिर ऑनलाइन सेल आती है, भाई ये डिस्काउंट तो जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, और सेविंग्स चली जाती है। हमारी इच्छा अक्सर इच्छा नहीं होती, वो बस एक टेम्परेरी मोड होता है। हिल के अनुसार असली डिजायर वो है जो मुश्किल आने के बाद भी खत्म ना हो। डिजायर को गोल में बदलना। नेपोलियन हिल के अनुसार सिर्फ मुझे अमीर बनना है कहना पर्याप्त नहीं है। आपको यह स्पष्ट करना होगा आप कितना पैसा चाहते हैं, कब तक चाहते हैं, उसके बदले आप क्या देने वाले हैं, आप उसे हासिल करने की योजना क्या बनाएंगे। और सबसे जरूरी बात, आपको अपने लक्ष्य पर इतना विश्वास होना चाहिए कि मुश्किलें आपको रोक ना सके। यानी विश, डिजायर, डिसीजन, एक्शन। सिर्फ विश में आदमी सपने देखता है, डिजायर में वो फैसला करता है, और डिसीजन के बाद एक्शन शुरू होता है। मान लीजिए रवि कहता है मुझे अगले साल 10 लाख रुपए कमाने हैं। मैं पूछता हूं कैसे? रवि कहता है देखेंगे। कब से शुरू करोगे? सोमवार से। कौन सा सोमवार? अगला वाला। फिर अगला सोमवार आता है। रवि कहता है आज तो थोड़ा सिर दर्द है, अगले सोमवार से पक्का। ऐसे करते करते 1 साल निकल जाता है। अब रवि कहता है मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन समस्या किस्मत नहीं थी, समस्या थी कि डिजायर सिर्फ दिमाग में थी, कैलेंडर में नहीं। डिजायर की कीमत देनी पड़ती है। आपको जो चाहिए उसके बदले कुछ देना पड़ेगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको वैल्यू क्रिएट करनी होगी। अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेस चाहिए तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। अगर आपको YouTube चैनल ग्रो करना है तो आपको लगातार बेहतर कंटेंट बनाना होगा। अगर आपको नई स्किल सीखनी है तो आपको एंटरटेनमेंट का कुछ समय सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दुनिया में लगभग हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक कीमत होती है। जिस इच्छा के लिए आप कीमत देने को तैयार नहीं है वह सिर्फ सपना है। चैप्टर 2, फेथ, विश्वास की ताकत। कल्पना कीजिए कि आपने ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया और रेस्टोरेंट को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि आपका खाना बनेगा। वो बोले भाई पता नहीं पिज्जा बनेगा भी या नहीं, देखते हैं। आप क्या करेंगे? शायद दूसरा रेस्टोरेंट ढूंढेंगे। लेकिन जिंदगी में हम खुद के साथ यही करते हैं। हम कहते हैं मुझे सक्सेसफुल होना है, और अंदर से आवाज आती है लेकिन तू कर पाएगा क्या? यहीं से शुरू होता है दूसरा चैप्टर, फेथ। डिजायर के बाद फेथ क्यों जरूरी है? चैप्टर 1 में हिल बताते हैं कि डिजायर शुरुआत है, लेकिन डिजायर को रियलिटी में बदलने के लिए आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि आपका लक्ष्य संभव है। यही फेथ है। फेथ का मतलब यह नहीं कि आप बिना मेहनत के बैठ जाएं और बोले यूनिवर्स कुछ करेगा। नहीं, फेथ का मतलब है मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं, इसलिए मैं लगातार प्रयास करूंगा। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों को स्वीकार कर सकता है जिन्हें हम बार बार विश्वास और भावना के साथ दोहराते हैं। यानी आपका माइंड धीरे धीरे उसी दिशा में काम करने लगता है जिस दिशा में आपकी सोच लगातार जाती है। हम खुद को पहले ही हरा देते हैं। बहुत बार असली समस्या बाहर नहीं होती, हमारे दिमाग में होती है। कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन वो सोचता है मैं फेल हो गया तो। कोई YouTube चैनल शुरू करना चाहता है, लोग मजाक उड़ाएंगे। कोई नई स्किल सीखना चाहता है, मैं तो बहुत स्लो हूं। और धीरे धीरे आदमी एक्शन लेने से पहले ही हार जाता है। अजीब बात यह है कि उसने फेलियर देखा भी नहीं, फिर भी उसने पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया। फेथ को मजबूत कैसे करें? हिल का विचार है कि फेथ को डेवलप किया जा सकता है। कैसे? ऑटो सजेशन, यानी अपने मन में लगातार ऐसे विचार डालकर जो आपके लक्ष्य और विश्वास को मजबूत करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे तो रोज अपने लक्ष्य को पढ़िए और उसे सिर्फ शब्दों की तरह नहीं बल्कि विश्वास के साथ महसूस कीजिए। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सुबह बोलते हैं मैं बहुत सक्सेसफुल हूं और अगले 5 मिनट में बोलते हैं लेकिन मुझसे कुछ नहीं होगा, तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। आपको अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस को एक दिशा में लाना होगा। मान लीजिए अमित रोज आईने के सामने खड़ा होकर बोलता है करोड़पति बनूंगा। फिर उसकी मां पूछती है बेटा आज काम पर क्यों नहीं जा रहे? अमित, मैं करोड़पति बनने की विजुअलाइजेशन कर रहा हूं। मां, पहले बिजली का बिल भरने की विजुअलाइजेशन कर ले। यही फर्क है फेथ और फैंटेसी में। फेथ एक्शन को जन्म देता है, फैंटेसी एक्शन से बचने का बहाना बन सकती है।
अगर आपको सच में विश्वास है कि आप सफल हो सकते हैं, तो वो विश्वास आपको काम करने के लिए मजबूर करेगा। फेथ को रोज मजबूत करें। आज से एक सिंपल एक्सरसाइज शुरू कीजिए। अपना सबसे बड़ा गोल लिखिए। मैं इसे हासिल कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे लगातार एक्शन लेना होगा। फिर अपने गोल से जुड़ा कम से कम एक छोटा एक्शन रोज कीजिए। अगर बिजनेस करना है तो मार्केट रिसर्च कीजिए। अगर स्किल सीखनी है तो रोज प्रैक्टिस कीजिए। अगर कंटेंट बनाना है तो रोज स्क्रिप्ट, रिकॉर्डिंग या एडिटिंग का काम कीजिए। क्योंकि फेथ का सबसे अच्छा प्रमाण पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, फेथ का सबसे अच्छा प्रमाण कंसिस्टेंट एक्शन है। अब तक हमने दो पावरफुल चीजें समझी। पहली, डिजायर, आपको वास्तव में क्या चाहिए। दूसरी, फेथ, आपको विश्वास क्यों है कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब असली सवाल शुरू होता है। सिर्फ इच्छा और विश्वास से पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा कैसे? अगर गोल है, विश्वास है, लेकिन कोई क्लियर प्लान ही नहीं है तो? यहीं से थिंक एंड ग्रो रिच का अगला बड़ा कदम शुरू होता है। ऑटो सजेशन और आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। अपने दिमाग को सही दिशा देना। मान लीजिए आपका दिमाग एक छोटा बच्चा है। आप उसे रोज बोलते हैं, तू कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ दिनों बाद सच में कहने लगेगा, हाँ, मुझसे नहीं होगा। अब सोचिए, अगर यही बच्चा आपका अपना दिमाग हो तो? सबसे मजेदार बात यह है कि हम दूसरों की बातों पर शक करते हैं, लेकिन अपने ही दिमाग को जो बोलते हैं उसे बिना जांचे मान लेते हैं। आपका दिमाग कहता है, पैसे कमाना मुश्किल है। आप कहते हैं, बिल्कुल सही। दिमाग कहता है, मेरी किस्मत खराब है। आप कहते हैं, सही पकड़े हैं। लेकिन अगर यही दिमाग कहे, मैं सीख सकता हूं, बेहतर हो सकता हूं और अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम कर सकता हूं, तो हम तुरंत बोलते हैं, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। यही चैप्टर 3 का विषय है, ऑटो सजेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान अपने कॉन्शियस माइंड के जरिए विचारों को बार बार दोहराकर उन्हें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकता है। इसे ही वो ऑटो सजेशन कहते हैं। सरल भाषा में, आप अपने दिमाग को बार बार जो बताते हैं वो धीरे धीरे आपकी सोच और व्यवहार को प्रभावित करने लगता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य है कि वो अपना बिजनेस शुरू करेगा, लेकिन वो रोज खुद से कहता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर फेल हो गया तो? अब उसका दिमाग हर जगह समस्या खोजेगा। लेकिन अगर वो अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखता है और बार बार खुद को याद दिलाता है, मैं सीख सकता हूं, मैं समस्या का समाधान खोज सकता हूं, मैं हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं, तो उसका ध्यान धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस की तरफ जाने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये आपकी सोच को एक दिशा देने की प्रक्रिया है। हम अपने दिमाग को नेगेटिव न्यूज चैनल क्यों बना देते हैं? सुबह उठते ही कुछ लोग फोन खोलते हैं। पहली खबर, महंगाई बढ़ गई। दूसरी, मार्केट गिर गया। तीसरी, बिजनेस में नुकसान। चौथी, फला आदमी फेल हो गया। फिर खुद से कहते हैं, आज पता नहीं क्यों मूड खराब है। भाई, मूड खराब नहीं होगा तो क्या डीजे बजाएगा? आपने सुबह सुबह अपने दिमाग में नेगेटिव कंटेंट का पूरा ब्रेकफास्ट कर दिया। हम दिन भर अपने बारे में भी नेगेटिव बातें करते रहते हैं। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं लकी नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे लिए सक्सेस नहीं है। समस्या ये है कि बार बार दोहराई गई बातें हमारी सोच का हिस्सा बन सकती हैं। ऑटो सजेशन वास्तव में कैसे काम विचार है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने लक्ष्य से जुड़े विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझिए। सिर्फ ये बोलना, मैं करोड़पति हूं, और फिर पूरे दिन सोफे पर पड़े रहना ऑटो सजेशन का सही इस्तेमाल नहीं है। अगर ऐसा होता तो मोटिवेशनल स्पीकर्स की जगह तकिए करोड़पति होते। ऑटो सजेशन का सही उपयोग है गोल प्लस इमोशन प्लस रेपिटेशन प्लस एक्शन। पहले अपना गोल स्पष्ट कीजिए, फिर उसे विश्वास और भावना के साथ दोहराइए, फिर लगातार उस दिशा में एक्शन लीजिए। मान लीजिए राहुल रोज सुबह बोलता है, मैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूं। फिर वो 2 घंटे मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, फिर 3 घंटे सक्सेस कोट्स पढ़ता है, फिर 4 घंटे दोस्तों के साथ सक्सेस की चर्चा करता है। शाम को उसकी माँ पूछती है, बेटा आज काम क्या किया? राहुल, माँ आज मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया। माँ, बहुत अच्छा, अब थोड़ा अपने हाथ पैर को भी ट्रेन कर ले, सब्जी लेने बाजार चला जा। यही फर्क है ऑटो सजेशन और एक्शन में। ऑटो सजेशन आपको दिशा दे सकता है, लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा। आज से अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलिए। एक सिंपल तरीका अपनाइए। अपना सबसे महत्वपूर्ण गोल चुनिए, उसे एक छोटे स्पष्ट स्टेटमेंट में लिखिए, फिर सुबह और रात उसे पढ़िए।
लेकिन 3 पहली, चीजों के साथ। उसे स्पष्ट रूप से बोलिए। दूसरी, उसे महसूस कीजिए। तीसरी, उसके लिए रोज कोई छोटा एक्शन कीजिए। अगर आपका लक्ष्य इनकम बढ़ाना है तो रोज कुछ नया सीखिए। अगर बिजनेस करना है तो रोज मार्केट या कस्टमर को समझने का काम कीजिए। अगर यूट्यूब चैनल ग्रो करना है तो रोज कंटेंट की क्वालिटी सुधारिए। आपका लक्ष्य सिर्फ आपके नोटबुक में नहीं होना चाहिए, उसे आपके डेली बिहेवियर में दिखाई देना चाहिए। अब तक आपने अपने दिमाग को यह समझा दिया, मुझे क्या चाहिए और मुझे उसके बारे में क्या सोचना है। लेकिन यहाँ एक और मजेदार समस्या है। मान लीजिए आप बहुत मोटिवेटेड हैं, आपको अपना गोल पता है, आपको पूरा विश्वास भी है, लेकिन जिस काम के लिए आपको पैसे देने हैं उसकी बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तब क्या होगा? आप एंथुजियाज्म लेकर मार्केट में जाएंगे और मार्केट आपको नॉलेज की कमी का बिल पकड़ा देगा। यहीं से आता है अगला चैप्टर, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ नॉलेज नहीं, सही नॉलेज। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे इंटरनेट से पता चला है कि मुझे एक बहुत गंभीर बीमारी है। डॉक्टर ने पूछा, क्या बीमारी है? आदमी बोला, गूगल ने अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन सिम्टम्स देखकर लग रहा है। डॉक्टर शायद सोच रहा होगा, पहले गूगल बंद करो फिर इलाज शुरू करते हैं। यही समस्या सिर्फ हेल्थ में नहीं, करियर और मनी में भी होती है। हम सोचते हैं कि हमें बहुत नॉलेज चाहिए, लेकिन हिल कहते हैं, आपको हर चीज की नॉलेज नहीं चाहिए, आपको अपने लक्ष्य से जुड़ी सही और उपयोगी नॉलेज चाहिए। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सिर्फ सामान्य एजुकेशन या बहुत सारी जानकारी होना सफलता की गारंटी नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं, लेकिन उनमें से हर कोई वेल्दी या सक्सेसफुल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि नॉलेज अपने आप में पावर नहीं है। नॉलेज तब यूजफुल बनती है जब उसे ऑर्गेनाइज करके किसी निश्चित उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। यानी नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, एप्लीकेशन, रिजल्ट्स। अगर आपके पास हजारों फैक्ट्स हैं लेकिन आप उनका उपयोग नहीं जानते, तो वो नॉलेज सिर्फ दिमाग की स्टोरेज है। हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। आज के समय में ये समस्या और बड़ी हो गई है। पहले लोगों को इंफॉर्मेशन पाने के लिए किताबें और लाइब्रेरीज ढूंढनी पड़ती थीं। आज इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में है। एक मोबाइल खोलिए और दुनिया की जानकारी सामने है। लेकिन समस्या ये है कि हम सीखने के नाम पर सिर्फ कंज्यूम करते रहते हैं। एक वीडियो, बिजनेस कैसे शुरू करें। दूसरा, स्टॉक मार्केट कैसे सीखें। तीसरा, एआई से पैसा कैसे कमाएं। चौथा, सक्सेसफुल लोगों की मॉर्निंग रूटीन। पांचवा, पैसा बचाने के 10 तरीके। लेकिन हिल कहते हैं, आपको हर चीज की नॉलेज नहीं चाहिए, आपको अपने लक्ष्य से जुड़ी सही और उपयोगी नॉलेज चाहिए। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सिर्फ सामान्य एजुकेशन या बहुत सारी जानकारी होना सफलता की गारंटी नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं, लेकिन उनमें से हर कोई वेल्दी या सक्सेसफुल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि नॉलेज अपने आप में पावर नहीं है। नॉलेज तब यूजफुल बनती है जब उसे ऑर्गेनाइज करके किसी निश्चित उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। यानी नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, एप्लीकेशन, रिजल्ट्स। अगर आपके पास हजारों फैक्ट्स हैं लेकिन आप उनका उपयोग नहीं जानते, तो वो नॉलेज सिर्फ दिमाग की स्टोरेज है। हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। आज के समय में ये समस्या और बड़ी हो गई है। पहले लोगों को इंफॉर्मेशन पाने के लिए किताबें और लाइब्रेरीज ढूंढनी पड़ती थीं। आज इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में है। एक मोबाइल खोलिए और दुनिया की जानकारी सामने है। लेकिन समस्या ये है कि हम सीखने के नाम पर सिर्फ कंज्यूम करते रहते हैं। एक वीडियो, बिजनेस कैसे शुरू करें। दूसरा, स्टॉक मार्केट कैसे सीखें। तीसरा, एआई से पैसा कैसे कमाएं। चौथा, सक्सेसफुल लोगों की मॉर्निंग रूटीन। पांचवा, पैसा बचाने के 10 तरीके। रात तक आदमी इतना ज्ञान ले चुका होता है कि उसका दिमाग कहता है, भाई अब कुछ कर भी ले, लेकिन वो अगला वीडियो खोल देता है। यही इंफॉर्मेशन कलेक्शन ट्रैप है। आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, आपको हर क्षेत्र का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको दुनिया की हर चीज नहीं जाननी। आपको कस्टमर, फूड क्वालिटी, प्राइसिंग, लोकेशन, मार्केटिंग और ऑपरेशंस की स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। अगर आप यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं तो आपको हर टेक्नोलॉजी का इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं। आपको स्क्रिप्टिंग, स्टोरी टेलिंग, थंबनेल, ऑडियंस साइकोलॉजी, एडिटिंग और यूट्यूब एनालिटिक्स जैसी रेलेवेंट नॉलेज चाहिए। अगर आप सेल्स में हैं तो आपको हर बिजनेस का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं। आपको अपने प्रोडक्ट, कस्टमर की जरूरत और सेलिंग प्रोसेस की स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए।
मान लीजिए सुरेश ने डिसाइड किया कि वो एक रेस्टोरेंट खोलेगा। उसने प्रेपरेशन शुरू की। पहले दिन उसने पढ़ा दुनिया का इतिहास, दूसरे दिन मंगल ग्रह पर जीवन, तीसरे दिन भूकंप कैसे आते हैं, चौथे दिन महान दार्शनिकों के विचार, पांचवें दिन रेस्टोरेंट खुल गया। कस्टमर ने पूछा पनीर कितना है? सुरेश बोला देखिए पहले मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक समझाता हूँ। कस्टमर बोला भाई भूख लगी है, ज्योग्राफी नहीं। यही होता है जब नॉलेज बहुत हो लेकिन गोल से रेलेवेंट नॉलेज कम हो। नॉलेज को टीम के साथ भी जोड़ा जा सकता है। हिल ये भी बताते हैं कि अगर आपको किसी क्षेत्र की नॉलेज खुद नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका लक्ष्य खत्म हो गया। आप एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं, आप स्पेशलिस्ट हायर कर सकते हैं, आप मेंटर से सीख सकते हैं, आप पार्टनर्स के साथ काम कर सकते हैं, आप बुक्स, कोर्सेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से नॉलेज हासिल कर सकते हैं। यानी सक्सेसफुल व्यक्ति हर सवाल का जवाब खुद देने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है मुझे क्या नहीं पता और वो नॉलेज मुझे कहां से मिलेगी। ये भी एक स्किल है। अपना नॉलेज मैप बनाइए। अब अपने गोल को सामने रखिए, फिर खुद से पूछिए इस गोल को हासिल करने के लिए मुझे कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। मान लीजिए आपका गोल है ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना, तो आपकी लिस्ट हो सकती है कस्टमर रिसर्च, प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केटिंग, सेल्स, बेसिक फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन। अब हर चीज एक साथ सीखने की कोशिश मत कीजिए। पहले उस नॉलेज को सीखिए जिसका आपके गोल पर सबसे बड़ा इमीडिएट इंपैक्ट होगा, फिर उसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि नॉलेज की असली वैल्यू तब दिखाई देती है जब वो रिजल्ट पैदा करती है। अब हमारे पास 4 पावरफुल टूल्स हो गए हैं। डिजायर ने कहा मुझे ये चाहिए, फेथ ने कहा मुझे विश्वास है कि मैं इसे हासिल कर सकता हूं, ऑटो सजेशन ने कहा अपने दिमाग को लगातार सही दिशा में रखो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ने कहा अब वो नॉलेज हासिल करो जिसकी वास्तव में जरूरत है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल बाकी है, इन सबको एक साथ जोड़कर पैसा और सफलता पैदा करने वाली वास्तविक योजना कौन बनाएगा? क्योंकि सिर्फ डिजायर, फेथ और नॉलेज लेकर बैठ गए तो आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बनेंगे। आप बस बहुत मोटिवेटेड और बहुत नॉलेजेबल इंसान बनकर रह जाएंगे। अगले चैप्टर्स में नेपोलियन हिल इसी पजल का अगला हिस्सा खोलते हैं, इमेजिनेशन, जहां आइडियाज को वेल्थ में बदलने की शुरुआत होती है। चैप्टर 5 इमेजिनेशन, विचारों को दौलत में बदलने की कला। मान लीजिए आपके पास एक पुरानी साइकिल है और आप बोलते हैं एक दिन मैं ऐसी गाड़ी खरीदूंगा कि लोग मुझे देखकर अपनी गाड़ी साइड में लगा देंगे। आपका दोस्त पूछता है पैसा कहां से आएगा? आप कहते हैं भाई पहले सपना तो देखने दे। अब दोस्त हंसता है, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि यहीं से बड़ी उपलब्धियों की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि हर बड़ी चीज पहले किसी के दिमाग में पैदा होती है, उसके बाद दुनिया में दिखाई देती है। आज का स्मार्टफोन, ऑनलाइन बिजनेस, एयरप्लेन या कोई बड़ा इन्वेंशन बनने से पहले किसी के दिमाग में सिर्फ एक आइडिया था, और यही है इमेजिनेशन। एक आइडिया जिसने पूरी इंडस्ट्री बदल दी। नेपोलियन हिल बताते हैं कि कई बड़ी सफलताएं किसी नई चीज के आविष्कार से नहीं, बल्कि पुराने आइडियाज को नए तरीके से जोड़ने से पैदा हुई। उदाहरण के लिए, एक बिजनेसमैन के पास कोई बिल्कुल नया प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं। वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से बेच सकता है, किसी पुराने सर्विस को नए तरीके से प्रोवाइड कर सकता है, किसी एग्जिस्टिंग समस्या का आसान सॉल्यूशन बना सकता है। यानी इमेजिनेशन का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है, ये है जो चीजें पहले से मौजूद हैं उन्हें नए तरीके से जोड़कर नई संभावना पैदा करना। हमारे पास आइडियाज की कमी नहीं, इस्तेमाल की कमी है। दिलचस्प बात यह है कि लगभग हर इंसान के दिमाग में आइडियाज आते हैं। ऐसा बिजनेस करना चाहिए, ऐसा यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, ये प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकते हैं, ये सर्विस यहाँ अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है? आइडिया आया, हमने सोचा अरे ये तो बहुत अच्छा है। फिर मोबाइल खोला, कुछ देर बाद इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, फिर खाना, फिर नींद, और अगले दिन वही आइडिया याद आता है, अरे हाँ कल मैंने कुछ बड़ा सोच लिया था। फिर 3 महीने बाद कोई दूसरा व्यक्ति वही आइडिया करके पैसे कमाता है, और हम कहते हैं ये आइडिया तो मेरे दिमाग में पहले आया था। दुनिया जवाब देती है कांग्रेचुलेशंस, लेकिन इंप्लीमेंटेशन किसने किया? इमेजिनेशन के 2 रूप। इमेजिनेशन को ब्रॉडली 2 तरह से देखते हैं। पहला है सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसमें आप पहले से मौजूद आइडियाज को नए कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपने देखा कि लोग शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, आपने देखा कि लोग रिव्यूज पर भरोसा करते हैं,
इन तीनों आइडियाज को जोड़कर आप एक नया बिजनेस मॉडल सोच सकते हैं। दूसरा है क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये वो क्षमता है जहां नए आइडियाज और पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों की जरूरत पड़ती है। आपको आइडिया चाहिए, फिर उस आइडिया को रियलिटी में बदलने का तरीका चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास शानदार आइडिया है, आपने इमेजिनेशन भी लगा ली, आपको लगता है अब तो सक्सेस पक्की है, लेकिन फिर आप अपना प्लान देखते हैं। पहले दिन क्या करना है देखेंगे, दूसरे दिन सिचुएशन के हिसाब से, तीसरे दिन भगवान भरोसे। ऐसे बिजनेस नहीं चलता, क्योंकि सपना बिना प्लान के ऐसा है जैसे गूगल मैप्स के बिना रोड ट्रिप। आप पेट्रोल भरवा सकते हैं, सनग्लासेस लगा सकते हैं, म्यूजिक भी चला सकते हैं, लेकिन मंजिल फिर भी पता नहीं होगी। और यही हमें लेकर आता है चैप्टर 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, योजना को एक्शन में बदलना। एक आदमी ने कहा, मैं बड़ा बिजनेस शुरू करूंगा। मैंने पूछा, प्लान क्या है? उसने कहा, पहले बिजनेस शुरू करूंगा, फिर प्लान बना लेंगे। ये ऐसा है जैसे कोई बोले, पहले शादी कर लेते हैं, कंपैटिबिलिटी बाद में देखेंगे। कई लोग अपने गोल्स के साथ यही करते हैं, गोल बड़ा, मोटिवेशन बड़ा, लेकिन प्लान छोटा, और फिर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि डिजायर को रियलिटी में बदलने के लिए ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग जरूरी है, सिर्फ मेहनत काफी नहीं। मान लीजिए दो लोग एक ही गोल लेकर चलते हैं, दोनों सुबह से रात तक मेहनत करते हैं। पहला व्यक्ति हर दिन अलग अलग काम करता है, आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ। दूसरा व्यक्ति पहले तय करता है, मुझे क्या हासिल करना है, कौन सा काम सबसे जरूरी है, किस सीक्वेंस में करना है, किससे मदद लेनी है, कहां पैसा और समय लगाना है। दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति की मेहनत ऑर्गेनाइज्ड है। यही फर्क बहुत बड़ा हो सकता है। हार्ड वर्क आपको थका सकता है, ऑर्गेनाइज्ड वर्क आपको आगे बढ़ा सकता है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग है। आजकल हम बिजी रहने को प्रोडक्टिविटी समझ लेते हैं। सुबह लैपटॉप खोला, ईमेल्स चेक किए, व्हाट्सएप देखा, इंस्टाग्राम देखा, यूट्यूब एनालिटिक्स देखा, फिर एक मोटिवेशनल वीडियो देखा, फिर कॉफी बनाई, फिर किसी दोस्त को कॉल बोले, किया। आज पूरा दिन काम किया, लेकिन अगर पूछा जाए आज गोल की दिशा में क्या प्रोग्रेस हुई, तो जवाब, मैं बहुत बिजी था। बिजी होना अचीवमेंट नहीं है, प्रोग्रेस अचीवमेंट है। प्लान को ऑर्गेनाइज कैसे करें? हिल के अनुसार सक्सेसफुल प्लान में कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। सबसे पहले आपका गोल स्पष्ट होना चाहिए, फिर तय कीजिए कि उसे हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इसके बाद उन कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से ऑर्गेनाइज कीजिए। अगर आपको किसी स्किल की जरूरत है तो सीखिए, अगर किसी एक्सपर्ट की जरूरत है तो उसकी मदद लीजिए, अगर टीम चाहिए तो सही लोगों को जोड़िए, और सबसे महत्वपूर्ण, प्लान को एक्शन में बदलिए, क्योंकि सबसे शानदार प्लान भी तब तक बेकार है जब तक वो एग्जीक्यूशन में नहीं आता। मान लीजिए मोहन ने फैसला किया, मैं 6 महीने में अपना बिजनेस शुरू करूंगा। उसने पूरा प्लान बनाया। पहला पेज बिजनेस नेम, दूसरा लोगो, तीसरा ऑफिस का इंटीरियर, चौथा बिजनेस कार्ड, पांचवा सीईओ वाली फोटो कैसे खिंचवानी है। लेकिन उसने ये नहीं लिखा कस्टमर कौन है, प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर इसे खरीदेगा क्यों, रेवेन्यू कैसे आएगा। 6 महीने बाद मोहन के पास शानदार लोगो है, बिजनेस कार्ड है, सीईओ वाली फोटो भी है। बस एक छोटी सी चीज नहीं है, बिजनेस। यही होता है जब प्लानिंग दिखने में इंप्रेसिव हो, लेकिन रिजल्ट से जुड़ी ना हो। प्लान फेल हो जाए तो क्या करें? ये चैप्टर का बहुत प्रैक्टिकल लेसन है। अगर आपका प्लान काम नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका गोल गलत है। कभी कभी प्लान बदलना पड़ता है। मान लीजिए आपने एक बिजनेस मॉडल बनाया, आपने कोशिश की, कस्टमर नहीं मिले, तो आप ये नहीं कहेंगे मैं जिंदगी भर असफल रहूंगा। आप पूछेंगे इस प्लान में क्या गलत था, फिर उसे सुधारेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर डेटा देखेंगे, फिर स्ट्रैटेजी बदलेंगे। यानी गोल को पकड़ कर रखिए, लेकिन प्लान को जरूरत पड़ने पर बदलिए। अपना ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाइए। अब अपने सबसे महत्वपूर्ण गोल को लिखिए। उसके नीचे लिखिए, पहला, मुझे एग्जैक्टली क्या हासिल करना है। दूसरा, इसे हासिल करने के लिए कौन कौन से काम करने होंगे। तीसरा, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। चौथा, मुझे कौन सी नॉलेज या स्किल चाहिए। पांचवा, मुझे किन लोगों की मदद चाहिए। छठा, मैं ये काम कब शुरू करूंगा। सातवां, मैं प्रोग्रेस को कैसे मेजर करूंगा। फिर पूरे गोल को छोटे एक्शंस में तोड़ दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल है ऑनलाइन इनकम बढ़ाना, तो सिर्फ ये मत लिखिए मुझे ऑनलाइन इनकम बढ़ानी है, बल्कि लिखिए पहले स्किल सीखूंगा, फिर एक छोटा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, फिर मार्केट टेस्ट करूंगा, फिर फीडबैक लूंगा, फिर जो काम कर रहा है
उसे स्केल करूंगा। यही ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग है। अब तक हमने समझ लिया, डिजायर ने लक्ष्य दिया, फेथ ने विश्वास दिया, ऑटो सजेशन ने माइंडसेट तैयार किया, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ने जरूरी नॉलेज दी, इमेजिनेशन ने पॉसिबिलिटीज दिखाई और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग ने उन पॉसिबिलिटीज को रोड मैप दिया। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर प्लान बन गया तो उसे एग्जीक्यूट कौन करेगा? क्योंकि प्लान बनाना आसान है, एक्शन लेना मुश्किल है, और उससे भी मुश्किल है उन लोगों के साथ काम करना जो आपके प्लान को रियलिटी में बदल सके। यहीं से थिंक एंड ग्रो रिच हमें अगले महत्वपूर्ण विचार की तरफ ले जाती है, डिसीजन और परसिस्टेंस, यानी सही समय पर फैसला लेना और मुश्किलों के बावजूद टिके रहना। डिसीजन, फैसला लेने की ताकत। एक आदमी ने तय किया कि वो बिजनेस शुरू करेगा। उसने कहा, मैं सोमवार से शुरू करूंगा। सोमवार आया, अभी तो महीने की शुरुआत नहीं हुई। महीने की शुरुआत आई, इस महीने खर्चे ज्यादा है। अगला महीना आया, अभी मार्केट सही नहीं है। कुछ महीने बाद दोस्त ने पूछा, भाई बिजनेस का क्या हुआ? वो बोला, मैंने बहुत रिसर्च की है। दोस्त ने पूछा, और शुरू कब करोगे? वो बोला, बस सही समय का इंतजार है। समस्या ये है कि सही समय अक्सर कैलेंडर में नहीं आता। नेपोलियन हिल के अनुसार सफल लोगों और असफल लोगों के हेनरी फोर्ड और डिसीजन की ताकत। नेपोलियन हिल ने ऐसे लोगों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने अपने निर्णय पर दृढ़ रहकर बड़ी उपलब्धियां हासिल की। हेनरी फोर्ड इसका एक शानदार उदाहरण है। फोर्ड को विश्वास था कि ऑटोमोबाइल सिर्फ अमीर लोगों के लिए लग्जरी नहीं रहना चाहिए। वो ऐसी कार बनाना चाहते थे जिसे आम लोग भी खरीद सकें। लोगों को ये विचार असंभव लगता था, लेकिन फोर्ड ने अपने लक्ष्य पर फैसला किया। उन्होंने बार बार अपने उद्देश्य और अपने तरीके को आगे बढ़ाया। उनकी सफलता एक दिन में नहीं आई, लेकिन एक स्पष्ट डिसीजन ने दिशा तय कर दी। यही महत्वपूर्ण बात है। डिसीजन आपको दिशा देता है। बिना डिसीजन के आपका दिमाग हर दिन नई डायरेक्शन खोजता रहेगा। हम फैसला लेने से क्यों डरते हैं? कई लोग डिसीजन इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं गलत फैसला ना हो जाए। नौकरी बदलूं या नहीं, बिजनेस शुरू करूं या नहीं, नई स्किल सीखूं या नहीं, यूट्यूब चैनल शुरू करूं या नहीं, इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं। और फिर हम रिसर्च करते रहते हैं। एक वीडियो, दूसरा आर्टिकल, तीसरी ओपिनियन, चौथा एक्सपर्ट, पांचवां दोस्त, छठे दोस्त की चाची का बेटा। इतनी ओपिनियंस जमा हो जाती हैं कि ओरिजिनल डिसीजन कहीं बीच में मर चुका होता है। संदेश है कि सफल लोग निर्णय लेने में ज्यादा डिसाइसिव होते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने निर्णय को बदलने के बजाय उसे समझदारी से एडजस्ट करते हैं। डिसीजन का मतलब जिद नहीं है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझिए। डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ तय कर लिया और अब चाहे दुनिया खत्म हो जाए आप वही करते रहेंगे। डिसीजन का मतलब है, मैं दिशा चुनता हूं और फिर उस दिशा में एक्शन शुरू करता हूं। अगर रास्ते में जानकारी बदलती है तो स्ट्रैटेजी बदली जा सकती है, लेकिन हर छोटी मुश्किल पर गोल छोड़ देना डिसीजन नहीं है, वो इमोशनल रिएक्शन है। हिल के अनुसार कई लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे दूसरों की ओपिनियन से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। आज किसी ने कहा बिजनेस मत करो, कल कोई बोला गवर्नमेंट जॉब करो, परसों किसी ने कहा स्टॉक मार्केट में जाओ, और चौथे दिन आदमी सोचता है मैं आखिर कर क्या रहा हूं। मान लीजिए अमित ने तय किया कि वो यूट्यूब चैनल शुरू करेगा। उसने पहला वीडियो बनाया, व्यूज आए सिर्फ 27। उसने अपने दोस्त से पूछा कैसा लग रहा है? दोस्त बोला भाई छोड़ दे, यूट्यूब तेरे बस की बात नहीं। अमित ने चैनल बंद कर दिया। 2 दिन बाद दूसरा दोस्त बोला अरे यूट्यूब तो बहुत अच्छा है, शुरू कर। अमित ने फिर चैनल शुरू कर दिया। तीसरे दिन किसी ने कहा शॉर्ट्स बनाओ, उसने लॉन्ग वीडियोस बंद कर दिए। चौथे दिन किसी ने कहा पॉडकास्ट करो, उसने पॉडकास्ट शुरू कर दिया। 5वें दिन किसी ने कहा मोटिवेशन वीडियोस करो। अब बेचारा अमित खुद कंफ्यूज्ड है कि उसका चैनल है या मल्टीपर्पज दुकान। समस्या टैलेंट की नहीं थी, समस्या थी हर आवाज को अपनी स्टीयरिंग व्हील दे देना। डिसीजन लेने का प्रैक्टिकल तरीका। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, खुद से 4 सवाल पूछिए। पहला, मेरा असली गोल क्या है? दूसरा, मेरे पास अभी कौन सी जानकारी है? तीसरा, सबसे खराब रियलिस्टिक आउटकम क्या हो सकता है? चौथा, पहला छोटा कदम क्या है? फिर एक डेडलाइन तय कीजिए, क्योंकि बिना डेडलाइन के डिसीजन अक्सर सोचने की प्रक्रिया बन जाता है। और याद रखिए, परफेक्ट डिसीजन का इंतजार करने से बेहतर है कि पर्याप्त जानकारी के साथ एक सेंसिबल डिसीजन लिया जाए और फिर उसे एक्शन से बेहतर बनाया जाए। लेकिन अब एक समस्या है। आपने डिसीजन ले लिया, आपने कहा बस अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। पहले दिन मोटिवेशन, दूसरे दिन एक्साइटमेंट, तीसरे दिन एनर्जी, चौथे दिन प्रॉब्लम, 5वें दिन कोई रिजल्ट नहीं,
छठे दिन दिमाग कहता है शायद हमसे गलती हो गई, और 7वें दिन आप फिर मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, सक्सेस पाने के 5 आसान तरीके। यहीं से चैप्टर 8 आता है। डिसीजन आपको शुरू करवाता है, लेकिन परसिस्टेंस आपको टिकाए रखता है। चैप्टर 8 परसिस्टेंस, लगातार लगे रहने की शक्ति। एक आदमी जिम ज्वाइन करता है। पहले दिन एक्सरसाइज की, दूसरे दिन एक्सरसाइज की, तीसरे दिन शरीर दर्द करने लगा, चौथे दिन उसने कहा जिम मेरे लिए नहीं बना है। 6 महीने बाद वो किसी को समझा रहा था, भाई फिटनेस में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। यानी खुद वर्कआउट नहीं करेंगे लेकिन दूसरों को लेक्चर पूरा देंगे। यही हमारी जिंदगी की समस्या है। हम सक्सेस चाहते हैं, लेकिन सक्सेस की सबसे जरूरी चीज परसिस्टेंस यानी लगातार लगे रहना हमें सबसे बोरिंग लगती है। थॉमस एडिसन और लगातार प्रयास। थॉमस एडिसन का नाम परसिस्टेंस का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। जब वो इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब को प्रैक्टिकल बनाने के लिए प्रयोग कर रहे थे तो उन्हें लगातार फेलियर्स और एक्सपेरिमेंट्स का सामना करना पड़ा। एक प्रयास सफल नहीं हुआ तो दूसरा किया, फिर तीसरा, फिर अगला। उनका अप्रोच यही था कि असफल प्रयोग भी इंफॉर्मेशन देता है। यानी फेलियर का मतलब हमेशा ये नहीं कि रास्ता खत्म हो गया। कभी कभी फेलियर आपको ये बताता है ये तरीका काम नहीं कर रहा, दूसरा तरीका खोजो। यही परसिस्टेंस की ताकत है। हम जल्दी परिणाम चाहते हैं। आज की दुनिया ने हमारी पेशेंस की हालत खराब कर दी है। एक क्लिक में फूड, एक क्लिक में शॉपिंग, एक क्लिक में एंटरटेनमेंट, एक क्लिक में इंफॉर्मेशन। तो दिमाग सोचता है सक्सेस भी 1 क्लिक में मिलनी चाहिए। हमने बिजनेस शुरू किया, 1 महीने में पैसा नहीं आया, बिजनेस खराब है। यूट्यूब चैनल शुरू किया, 10 वीडियोस पर व्यूज नहीं आए, एल्गोरिदम बेकार है। नई स्किल सीखी, 2 हफ्ते में एक्सपर्ट नहीं बने, ये स्किल मेरे लिए नहीं है। लेकिन वास्तविक सफलता अक्सर कंपाउंड होती है। पहले लंबे समय तक प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती, फिर अचानक रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। परसिस्टेंस पैदा की जा सकती है। हिल के अनुसार परसिस्टेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ लकी लोगों में जन्म से होती है। इसे डेवलप किया जा सकता है। इसके लिए कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं। डेफिनेट पर्पस। अगर आपका गोल अस्पष्ट है तो मुश्किल आते ही आप छोड़ देंगे, लेकिन अगर गोल स्पष्ट है तो आप रास्ता खोजते रहेंगे। स्ट्रॉन्ग डिजायर। जिस चीज की इच्छा कमजोर है उसके लिए परसिस्टेंस भी कमजोर होगा। सेल्फ रिलायंस। आपको अपने निर्णय और अपनी क्षमता पर भरोसा रखना होगा। डेफिनेट प्लान। प्लान आपको बताता है कि अगला कदम क्या है। सपोर्ट सिस्टम। सही लोगों का साथ आपको मुश्किल समय में टिकाए रख सकता है। और सबसे जरूरी, एक फेलियर को फाइनल वर्डिक्ट मत समझिए। मान लीजिए नेहा ने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। पहले महीने सेल्स हुई 0, दूसरे महीने 1 ऑर्डर। नेहा इतनी खुश हुई जैसे कंपनी ने उसे फॉर्च्यून 500 में डाल दिया हो। तीसरे महीने 2 ऑर्डर्स, चौथे महीने फिर 0। नेहा ने कहा बस बिजनेस खत्म। उसका दोस्त बोला लेकिन तुमने सिर्फ 4 महीने कोशिश की है। नेहा बोली 4 महीने बहुत लंबा समय है। दोस्त बोला तुम शादी का डिसीजन 4 दिन में नहीं लेती, लेकिन बिजनेस 4 महीने में छोड़ रही हो। यही बात है, हम चाहते हैं कि रिजल्ट्स जल्दी आए, लेकिन प्रोसेस को टाइम देने के लिए तैयार नहीं होते। परसिस्टेंस का मतलब अंधी जिद नहीं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप एक गलत स्ट्रैटेजी को हमेशा रिपीट करते रहें। अगर दीवार बंद है तो सिर मारते रहना परसिस्टेंस नहीं है, दरवाजा ढूंढना परसिस्टेंस है। अगर एक बिजनेस मॉडल काम नहीं कर रहा तो फीडबैक लेकर मॉडल बदलना परसिस्टेंस है। अगर एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही तो दूसरी स्ट्रैटेजी टेस्ट करना परसिस्टेंस है। अगर एक स्किल सीखने का तरीका काम नहीं कर रहा तो नया लर्निंग मेथड अपनाना परसिस्टेंस है। इसीलिए गोल पर दृढ़ रहिए, लेकिन मेथड को सुधारते रहिए। परसिस्टेंस को डेली हैबिट बनाइए। अपने बड़े गोल को छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड कीजिए, फिर रोज एक छोटा एक्शन तय कीजिए। मान लीजिए आपका गोल है अपना YouTube चैनल ग्रो करना। आपका डेली टारगेट हो सकता है आज स्क्रिप्ट इंप्रूव करना, कल थंबनेल टेस्ट करना, अगले दिन टाइटल रिसर्च करना, फिर ऑडियंस रिटेंशन देखना, फिर अगले वीडियो में इंप्रूवमेंट करना। कुछ वीडियोस फेल होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कभी कोई वीडियो उम्मीद से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन आपका काम है लर्न, इंप्रूव, रिपीट। यही परसिस्टेंस है। आपको हर दिन मोटिवेटेड महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपको हर दिन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि रुकना नहीं है। अब चैप्टर 7 और चैप्टर 8 ने एक पावरफुल लेसन दिया। डिसीजन कहता है एक दिशा चुनो, परसिस्टेंस कहता है मुश्किल आने पर भी आगे बढ़ो। लेकिन अब एक सवाल बाकी है। अगर आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, अकेले आइडिया सोच रहे हैं, अकेले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और अकेले ही हर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप अपनी ग्रोथ को अननेसेसरीली स्लो कर रहे हैं?
नेपोलियन हिल के अनुसार बड़ी उपलब्धियां अक्सर अकेले दिमाग से नहीं बल्कि सही लोगों की कलेक्टिव इंटेलिजेंस से बनती हैं। और यहीं से अगला पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, मास्टरमाइंड। ऐसे लोगों का समूह जो एक दूसरे की नॉलेज, एक्सपीरियंस और एनर्जी को जोड़कर बड़ा परिणाम पैदा करते हैं। पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड की शक्ति। अगर आप अकेले अपने दिमाग की बैटरी से पूरी दुनिया में राज करने की सोच रहे हैं तो रुकिए। आपका दिमाग उस पुराने टॉर्च का सेल है जो 2 मिनट में फुस हो जाता है। लेकिन जब ऐसे 10 सेल एक साथ जुड़ते हैं तब जाकर जलता है असली डीजे वाला फ्लड लाइट। नेपोलियन हिल बताते हैं कि इतिहास का कोई भी अमीर इंसान अकेला सुरमा भोपाली नहीं बना। एंड्रयू कार्नेगी को खुद लोहे का ल भी ठीक से नहीं आता था, फिर भी वे स्टील किंग बन गए। क्यों? क्योंकि उनके पास 50 से ज्यादा तेज तर्रार लोगों का एक ग्रुप था जिसे वे अपना मास्टरमाइंड कहते थे। वे सब मिलकर एक ऐसा महादिमाग बनाते थे जिसके आगे गरीबी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि आसपास भी भटके। दिक्कत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अपन ही भगवान हैं। हम अकेले ही सब कुछ संभालने के चक्कर में अपनी ऊर्जा खत्म कर लेते हैं। अकेले इंसान का दिमाग थकता है, हार मानता है और आलस के जाल में फंस जाता है। जब आपके पास सही दिशा दिखाने वाले लोग नहीं होते तो आपकी बड़ी बड़ी योजनाएं सिर्फ ख्याली पुलाव बनकर रह जाती हैं। मास्टरमाइंड का सीधा सा मतलब है 2 या 2 से अधिक लोगों का एक ही लक्ष्य के लिए पूरी तालमेल के साथ एक जगह आना। जब 2 दिमाग एक साथ काम करते हैं तो वहां एक तीसरा अदृश्य दिमाग पैदा होता है जो दोनों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसे समझो एक तरह का मेंटल ब्लूटूथ नेटवर्क जहां ज्ञान और ऊर्जा बिना किसी तार के ट्रांसफर होती है। मान लीजिए आप एक भयानक कॉमेडी मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अगर आप अकेले बैठेंगे तो शायद 2 घंटे बाद खुद के ही जोक पर रोने लगेंगे। लेकिन अगर आपके साथ 3 हंसमुख और खुराफाती दोस्त बैठ जाएं तो एक बोलेगा नायक गधे पर आया, दूसरा बोलेगा गधे ने चश्मा पहना था और तीसरा बोलेगा और गधा अंग्रेजी बोल रहा था। देखते ही देखते आपकी बकवास स्क्रिप्ट एक सुपरहिट कॉमेडी बन जाएगी। यही है मास्टरमाइंड की असली पावर। अच्छा, अब दिमाग को तो आपने ब्लूटूथ से जोड़ लिया, लेकिन उस अंदरूनी रॉकेट फ्यूल का क्या करेंगे जो आपको हर वक्त उकसाता रहता है? संभल कर, क्योंकि अगला चैप्टर आपकी उस एनर्जी का ऐसा इस्तेमाल बताएगा कि आप सीधे चांद पर उतरेंगे। चैप्टर 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, सेक्स ऊर्जा का रूपांतरण। इंसानी शरीर में एक ऐसा एटम बम छुपा है जिसे अगर सही दिशा ना मिले तो वो सिर्फ आधी रात को रील स्क्रॉल करवाता है या फिर आशिक बनाकर सड़कों पर घुमाता है। लेकिन अगर इसी बम को सही जगह फोड़ दिया जाए तो इंसान बिजनेसमैन से सीधे लेजेंड बन जाता है। नेपोलियन हिल ने सालों की रिसर्च में पाया कि दुनिया के सबसे सफल, क्रिएटिव और अमीर लोग अक्सर 40 साल की उम्र के बाद ही अपनी असली सफलता तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि 40 से पहले उनकी आधी से ज्यादा ऊर्जा सिर्फ उल्टी सीधी जगहों पर बर्बाद हो रही थी। जैसे ही उन्होंने अपनी इस सबसे ताकतवर शारीरिक ऊर्जा को पहचानकर इसे अपने काम, बिजनेस और आर्ट में मोड़ना सीखा, उनकी किस्मत का ताला अचानक खुल गया। कुदरत ने इंसान को जो सबसे बड़ी ताकत दी है, लोग उसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही काम के लिए समझते हैं। जब ये ऊर्जा दिमाग में तूफान उठाती है तो ज्यादातर लोग या तो बहक जाते हैं या अपना समय और ध्यान फालतू की चीजों में गवा देते हैं। इस पावर को कंट्रोल ना कर पाना ही एक आम इंसान और महान इंसान के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। ट्रांसम्यूटेशन का सीधा मतलब है रूप बदलना, यानी अपनी वासना और इच्छाओं की प्रचंड ऊर्जा को रोककर उसे रचनात्मक काम, बिजनेस, पढ़ाई या आर्ट में बदल देना। ये ऊर्जा इंसान को निडर, अति उत्साही, कल्पनाशील और बेहद प्रभावशाली बनाती है। जिस इंसान ने इस पावर को रीडायरेक्ट करना सीख लिया, उसके अंदर एक अलग ही पर्सनल मैग्नेटिज्म यानी सम्मोहन पैदा हो जाता है। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास एक बहुत ही तेज रफ्तार वाली फेरारी कार है। अब आप उस कार को या तो किसी ढाबे के बाहर ले जाकर केवल जोर जोर से हॉर्न बजाने और धुआं उड़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसी स्पीड से अपनी मंजिल की तरफ रेस लगा सकते हैं। हॉर्न बजाने से सिर्फ शोर होगा और पेट्रोल खत्म होगा, लेकिन अगर स्टीयरिंग सही मोड़ा तो आप रेस जीत जाएंगे। तो जनाब, अब आपने अपने दिमाग को नेटवर्क से जोड़ लिया और रॉकेट में असली फ्यूल भी भर लिया। लेकिन रुकिए, गाड़ी चलाएगा कौन? आपका वो सीक्रेट ड्राइवर जो आपके सोते ही जाग जाता है। तैयार हो जाइए अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से मिलने के लिए। द सबकॉन्शियस माइंड, आपका सीक्रेट अंडरग्राउंड सुपर कंप्यूटर। सोचिए, आप रात को आराम से खर्राटे मार रहे हैं, लेकिन कोई है जो आपके दिमाग के पिछवाड़े वाले कमरे में 24 घंटे बिना चाय की चुस्की लिए ओवरटाइम कर रहा है।
जी हाँ, ये है आपका अवतल मन या सबकॉन्शियस माइंड। ये एक ऐसा नौकर है जो कभी सोता नहीं, कभी शिकायत नहीं करता और जो भी हुक्म आप इसे दें उसे चुपचाप पूरा करने में जुट जाता है। कहानी ये है कि जब आप कोई बात बार बार सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे एक सत्य संदेश मान लेता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम जाने अनजाने इसमें डर, गरीबी और असफलता जैसी कबाड़ बातें भरते रहते हैं। जब आप कचरा डालेंगे तो ये सुपर कंप्यूटर आउटपुट भी कचरा ही निकालेगा। विचार ये है कि अपने अवचेतन मन को केवल सकारात्मक विचार, विचारशील लक्ष्य और प्रबल इच्छा यानी बर्निंग डिजायर के सिग्नल भेजे। ये आपके विचारों को सीधे ब्रह्मांड की असीम शक्ति से जोड़ देता है। मान लीजिए आपका अवचेतन मन एक भूखा कुत्ता है। अगर आप इसे दिन रात मुझे डर लग रहा है, मैं गरीब हूं वाली ब्रेड खिलाएंगे तो ये भौंक भौंक कर आपकी ही पैंट फाड़ देगा। लेकिन अगर आप इसे रोजाना मैं सफल हो रहा हूं, मेरे पास पैसा आ रहा है वाली शाही बिरयानी खिलाएंगे तो ये आपके लिए सफलता की तिजोरी की चाबी ढूंढ कर लाएगा। अब तय आपको करना है कि कुत्ते को क्या खिलाना है। चैप्टर 12 द ब्रेन, दिमाग का एंटीना और रेडियो स्टेशन। अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग सिर्फ ये याद रखने के लिए है कि कल रात का समोसा कहाँ रखा था, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका दिमाग कोई आम मांस का लोथड़ा नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है। इतिहास में जितने भी बड़े बड़े आविष्कारक या उद्योगपति हुए हैं, वे जाने अनजाने अपने दिमाग के फ्रीक्वेंसी ट्यूनर का सही इस्तेमाल करना जानते थे। समस्या ये है कि आम इंसान अपने दिमाग के रेडियो को सिर्फ FM दुखियारी पर सेट करके रखता है, जहां दिन रात केवल डर और असफलता के पुराने उदास गाने बजते रहते हैं। विचार बहुत सीधा है। आपका दिमाग दूसरे लोगों के विचारों की तरंगों को पकड़ सकता है और अपने विचार ब्रह्मांड में भेज सकता है। जब आप अपनी सोच में तीव्र भावनाएं जैसे प्यार, उत्साह या अटूट विश्वास जोड़ते हैं, तो आपके दिमाग का ट्रांसमीटर बहुत हाई वोल्टेज सिग्नल भेजने लगता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका दिमाग एक पुराना एंटीना है। अगर टीवी में सिग्नल सही नहीं आ रहे हैं और स्क्रीन पर सिर्फ झिलमिलाहट आ रही है, तो आप रिमोट नहीं फोड़ते, बल्कि एंटीना की दिशा बदलते हैं। ठीक वैसे ही अगर जिंदगी में हर तरफ असफलता का सन्नाटा छाया हुआ है, तो अपने दिमाग के एंटीना को डर से हटाकर सफलता की तरफ घुमा दीजिए। चैप्टर 13 द सिक्स्थ सेंस या आपकी अंतरात्मा की घंटी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप गली के मोड़ पर मुड़ने वाले हों और अचानक अंदर से आवाज आए, रुक जा, आगे नाले का पानी बह रहा है, और सच में आगे नाला बह रहा होता है? बस इसी चमत्कारी शक्ति को नेपोलियन हिल छठी इंद्रिय या द सिक्स्थ सेंस कहते हैं। यह किताब का सबसे रहस्यमयी अध्याय है। हिल बताते हैं कि जब आप मास्टरमाइंड समूह, अवचेतन मन और अपने दिमाग के ट्रांसमीटर को सही ढंग से चलाना सीख जाते हैं, तो आपकी छठी इंद्रिय जाग उठती है। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग दिन भर के तनाव, शोर और फालतू की चिंता में इतने व्यस्त रहते हैं कि अंदर बजने वाली इस हल्की सी घंटी को सुन ही नहीं पाते। मुख्य विचार ये है कि छठी इंद्रिय आपकी बुद्धि का अंतिम शिखर है। ये आपको सही समय पर सही फैसले लेने में मदद करती है, खतरे की पूर्व चेतावनी देती है और आपके दिमाग में अचानक ऐसे क्रांतिकारी आइडियाज लाती है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। मान लीजिए छठी इंद्रिय आपके दिमाग का वो पर्सनल बॉडीगार्ड है जो दूरबीन लेकर छत पर खड़ा है। अगर कोई मुसीबत आपकी तरफ आ रही होगी तो ये नीचे आकर आपके कान में फुसफुसा देगा कि साहब साइड से निकल लो। लेकिन अगर आप कान में ढोल नगाड़े बजाकर सो रहे हैं तो फिर बॉडीगार्ड भी आपको गड्ढे में गिरने से नहीं बचा सकता। अब जब आपने इन तीनों अध्यायों के राज समझ लिए हैं, तो क्या आप अपने दिमाग का एंटीना घुमाने और इस असीम शक्ति को आजमाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? थिंक एंड ग्रो रिच की पूरी जर्नी के बाद एक बात साफ हो जाती है। अमीर बनने की शुरुआत आपके बैंक अकाउंट से नहीं, आपकी सोच से होती है। इस किताब ने हमें बताया कि एक स्पष्ट डिजायर, उस पर विश्वास, सही प्लानिंग, लगातार एक्शन और सबसे जरूरी परसिस्टेंस आपकी सफलता की यात्रा को बदल सकते हैं। लेकिन सिर्फ बड़ा सपना देखना काफी नहीं है, क्योंकि सपना देखने में तो कोई खर्चा नहीं आता। इसीलिए तो हम में से कई लोग रात को करोड़पति बनने की प्लानिंग करके सोते हैं और सुबह उठकर अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। असल बदलाव तब शुरू होता है जब सपना डिजायर बनता है, डिजायर गोल बनता है, गोल प्लान बनता है और प्लान पर एक्शन शुरू होता है। और जब रास्ते में फेलियर आए तो परसिस्टेंस आपको फिर से खड़ा करती है। शायद इस किताब की सबसे इमोशनल सीख यही है, आपका आज आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अगर आज आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, अगर आपका करियर वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा था, अगर कोई बड़ा गोल अभी भी अधूरा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई।
हो सकता है आपकी कहानी का सबसे अच्छा चैप्टर अभी लिखा ही नहीं गया हो। लेकिन अब एक फनी प्रैक्टिकल चैलेंज लेते हैं। आज रात सोने से पहले अपने उस एक बड़े गोल को लिखिए जिसे आप सच में अचीव करना चाहते हैं। फिर उसके नीचे सिर्फ एक छोटा एक्शन लिखिए जो आप कल कर सकते हैं, और कल वो काम कर दीजिए। ध्यान रहे, सिर्फ नोटबुक में गोल लिखकर उसके ऊपर फूल मत चढ़ा देना। गोल को एक्शन चाहिए। और अगर आपको लगता है कि थिंक एंड ग्रो रिच की ये समरी किसी ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य के काम आ सकती है जो अपने गोल्स और सक्सेस को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको मनी, सक्सेस, वेल्थ, माइंडसेट, हैबिट्स और पर्सनल डेवलपमेंट पर ऐसी प्रैक्टिकल हिंदी बुक समरीज पसंद है तो क्विक रीड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्विक रीड्स पर हमारा मकसद सिर्फ किताबों का समरी सुनाना नहीं है। हम चाहते हैं कि किताब की एक अच्छी सीख आपकी रियल लाइफ में एक नया एक्शन शुरू करे। और अगर थिंक एंड ग्रो रिच ने आपको ये सिखाया कि सक्सेस के लिए सही माइंडसेट और परसिस्टेंस कितनी जरूरी है, तो अगली वीडियो में हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि आपकी छोटी छोटी डेली हैबिट्स किस तरह आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। तो अगली वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि बड़ा सपना देखना अच्छी शुरुआत है, लेकिन उस सपने के लिए आज एक कदम उठाना ही असली शुरुआत है। मैं मिलता हूं आपसे क्विक रीड्स की अगली पावरफुल बुक के साथ। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और सबसे जरूरी, जो सीखा है उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करते रहिए।